मैं गौरव दुरेजा, केमिस्ट्री का टीचर, और मेरा जो टॉपिक चल रहा है बहुलक। तो कल की जो क्लास थी हमारी, जो लास्ट वीडियो थी, उसमें आपने देखा कि हमने बहुलकों का वर्गीकरण जहाँ पर कंप्लीट किया था योगात्मक बहुलकीकरण पर और संगणन बहुलकीकरण पर। तो आज की जो हमारी क्लास है वो रहेगी बहुलकीकरण की क्रियाविधि पर। बहुलकीकरण की क्रियाविधि के ऊपर। तो बहुलकीकरण के आपने दो प्रकार देखे थे, संगणन बहुलकीकरण और एक प्रकार आपने देखा था योगात्मक बहुलकीकरण। हमने इन दोनों बहुलकीकरण के प्रकारों के बारे में स्टडी की थी और आज हम जो टॉपिक करेंगे बहुलकीकरण की क्रियाविधि। हम इनकी क्रियाविधि पर कि ये संगणन बहुलकीकरण कैसे होता है और योगात्मक बहुलकीकरण कैसे होता है। क्लियर है बच्चों? तो शुरू करते हैं संगणन बहुलकीकरण से। लास्ट क्लास आपने देखी होगी तो आपको पता होगा संगणन बहुलकीकरण वह बहुलकीकरण है या बहुलक निर्माण की वह प्रक्रिया है जिसमें एकलक इकाइयां आपस में जुड़ती हैं और कोई छोटा अणु बाहर निकलता है। आपने देखा था, हमने एग्जाम्पल किया था नायलॉन 6 का और डेक्रोन, जिसे आप टेरिलीन भी कहते हैं। इसका हमने एग्जाम्पल किया था और हमने देखा था कि छोटा अणु जल, इन दोनों में से ही जल का छोटा अणु बाहर निकल जाता है। क्लियर है? वापस देखिए, संगणन बहुलकीकरण क्या है? बहुलक निर्माण की वह प्रक्रिया जिसमें एकलक इकाइयां आपस में जुड़ती हैं और कोई छोटा अणु जैसे जल, अमोनिया बाहर निकलते हैं, संगणन बहुलकीकरण कहलाती हैं। ठीक है? संगणन बहुलकीकरण अभिक्रिया या प्रक्रिया से बनने वाला बहुलक संगणन बहुलक कहलाता है। क्या कहलाता है? संगणन बहुलक कहलाता है। क्लियर है? अब बच्चों हमने बात करनी है क्रियाविधि की। किसकी? तो क्रियाविधि में बच्चों एक बात सुनना, क्या होता है आपको पता है बहुत सी एकलक इकाइयां आपस में जुड़ती हैं। यह बात तो आपको पता है, पहली वीडियो से हम देखते आ रहे हैं कि बहुलक निर्माण में बहुत सी एकलक इकाइयां आपस में जुड़ती हैं। लेकिन संगणन बहुलक की क्रियाविधि में क्या होगा? एकलक इकाइयां जुड़ेंगी तो सही, एकलक इकाइयां जुड़ेंगी तो सही, लेकिन वो जुड़ने के साथ एक अलग पद का निर्माण करेगी। जैसे मैं आपको कहूं कि नायलॉन 6 के अंदर दो एकलक इकाइयां हैं, एक तो है हेक्सामेथिलीन डाइएमीन, हेक्सामेथिलीन डाइएमीन, और एक है एडिपिक एसिड, एडिपिक अम्ल। ठीक है? तो मैंने क्या किया, इन दोनों एकलक इकाइयों को लेना है, इनकी अभिक्रिया करवानी है। ठीक है? अगले स्टेप में क्या होगा, एक और एकलक इकाई जोड़नी है, उससे अगले स्टेप में ये वाली एकलक इकाई जोड़नी है, उससे अगले स्टेप में ये एकलक इकाई जोड़नी है, उससे अगले स्टेप में ये एकलक इकाई जोड़नी है। कहने का मतलब हर स्टेप के अंदर एकलक इकाई जुड़ेगी और कोई भी पद एक दूसरे पर निर्भर नहीं करेगा। कोई भी पद एक दूसरे पर निर्भर नहीं करेगा। देखिए, दो एकलक इकाइयां हैं, इनके बीच में अभिक्रिया होगी। अगले स्टेप में ये एकलक इकाई जुड़ेगी, उससे अगले स्टेप में ये जुड़ेगी,
फिर वापस वो जुड़ेगी, अगले स्टेप में ये जुड़ेगी। कोई भी पद एक दूसरे पर डिपेंड नहीं करता। यह पद जो होते हैं स्वतंत्र पद होते हैं, स्वनिर्भर पद होते हैं। कौन से पद होते हैं? स्वनिर्भर पद होते हैं। इसलिए संघनन बहुलकीकरण को पद वृद्धि बहुलकीकरण भी कहते हैं। संघनन बहुलकीकरण को पद वृद्धि बहुलकीकरण भी कहते हैं। क्लियर है? वापस सुन लीजिए, संघनन बहुलकीकरण क्या है? वह बहुलकीकरण की वह प्रक्रिया जिसमें एकलक इकाइयां आपस में जुड़ती हैं और कोई छोटा अणु जैसे जल, अमोनिया, अल्कोहल आदि बाहर निकलते हैं, संघनन बहुलकीकरण कहलाती है। बहुलक, संघनन बहुलकीकरण से बनने वाला बहुलक संघनन बहुलक कहलाता है। इसकी क्रिया विधि के अंदर एकलक इकाइयां आपस में जुड़ती हैं और हर पद के अंदर वृद्धि होती है एकलक इकाइयों की, और कोई भी पद पिछले पद पर निर्भर नहीं करता। यह पद स्वयं निर्भर होते हैं, इसलिए इसे पद वृद्धि बहुलकीकरण भी कहते हैं। क्लियर है? अब अगली बात बच्चों, लास्ट वीडियो में आपने देखा था, हमने नायलॉन 6 में जो दोनों एकलक इकाइयां ली थी, तो एक एकलक इकाई में क्रियात्मक समूह था NH2 और एक एकलक इकाई में क्रियात्मक समूह था COOH। था ना बच्चों? डेक्रोन के अंदर एक एकलक इकाई के अंदर हमने देखा कि जो क्रियात्मक समूह है C डबल बॉन्ड OH और एक क्रियात्मक समूह हमने देखा था OH। तो आप देखो कि हमने संघनन में जितने दोनों एग्जाम्पल में हर एकलक इकाई के अंदर क्रियात्मक समूह देखा था ना बच्चों? तो एक बात इसमें और याद रखनी है कि संघनन बहुलकीकरण के अंदर क्रियात्मक समूह युक्त एकलक इकाइयां भाग लेती हैं। कौन सी एकलक इकाइयां भाग लेती हैं? क्रियात्मक समूह युक्त एकलक इकाइयां भाग लेती हैं। क्लियर है? वापस सुन लीजिए, वे बहुलक निर्माण की वह प्रक्रिया जिसमें एकलक इकाइयां जुड़ती हैं और कोई छोटा अणु बाहर निकलता है, संघनन बहुलकीकरण। संघनन बहुलकीकरण से बनने वाला बहुलक संघनन बहुलक। संघनन बहुलकीकरण के अंदर एकलक इकाइयां पद के अंदर, नया पद का जब निर्माण होता है, आपस में जुड़ती रहती हैं। कोई भी पद किसी अन्य पद पर निर्भर नहीं होता, स्वनिर्भर होता है। पद वृद्धि बहुलकीकरण भी कहा जाता है। ठीक है? और संघनन बहुलकीकरण के अंदर एकलक इकाइयां क्रियात्मक समूह युक्त होती हैं। क्लियर है? अब हम करेंगे इसकी क्रिया विधि। अब देखिए बच्चों, ध्यान से समझना, बहुत अच्छा लगेगा समझकर। आपको डाउट होगा आप हमें कमेंट में बताना, ताकि हम उन कमेंट्स को देखकर आपका डाउट सॉल्व कर सकें। तो देखिए बच्चों, नायलॉन 6 की क्रिया विधि कैसे बनता है ये। अब क्रिया विधि के अंदर देखो बच्चों क्या है, हमने अभी तक आपको कहा कि आप n लगाएंगे, नंबर जितने आप एकलक इकाइयां यूज कर रहे हैं, लास्ट में n लगा देंगे। वो n क्यों लगता है अब आपको क्लियर हो जाएगा। क्लियर है ना बच्चों कि वो n क्यों लगता है, वो आपको क्लियर होगा। कैसे होगा देखिए, नायलॉन 6 की आपको याद हो, लास्ट वीडियो में मैंने एकलक इकाइयां समझाई थी। हेक्सामेथिलीन डाइएमीन, हेक्सामेथिलीन डाइएमीन और एडिपिक अम्ल अब बच्चों हम क्रिया विधि कर रहे हैं तो हम यहां पर n नहीं लगाएंगे। अगर हम यहां पर n लगा देते हैं तो ये डायरेक्ट बहुलक बन जाएगा। हम यहां पर n नहीं लगा रहे, हम स्टेप वाइज चल रहे हैं। स्टेप फर्स्ट, स्टेप सेकंड, पद वाइज चल रहे हैं, पद की वृद्धि कर रहे हैं, पद वृद्धि बहुलकीकरण कर रहे हैं। क्लियर है ना? तो देखिए आपने क्या करना है, n नहीं लगाना है और इस अभिक्रिया को आगे चलने देना है। देखिए मैंने कल आपको बताया था अम्ल क्या देगा, OH, तो यहां से क्या निकल जाएगा, H, क्योंकि क्षार और अम्ल की अभिक्रिया में जल निकलता है। क्लियर है ना बच्चों?
यहां से निकल गया H2। ध्यान से समझिए, आपको अच्छा लगेगा। H2O निकालने के बाद जो निकल गया उससे वैसा का वैसा, यहां से H निकल गया तो क्या रह गया, NH रह गया। क्लियर है ना, इसका एक बंद खाली हो चुका है। यहां पर CO OH निकल गया तो इसका भी बंद खाली, खाली खाली बंद आपस में जोड़ दिए, बाकी सेम का सेम। अब मैंने आपको कहा था एकलक इकाइयां आपस में पद के हिसाब से जुड़ेंगी। पहले ये एकलक इकाई या ये जुड़ेगी, वो हम डिसाइड करेंगे। देखो कैसे, आपको बच्चों देखना है राइट साइड में कौन सा समूह है। राइट साइड में कौन सा समूह है, COOH, अम्लीय समूह है। कौन सा समूह है, अम्लीय समूह है। क्षारीय होता तो हम अलग बात करते, अम्लीय है तो हम अलग बात कर रहे हैं। क्लियर है ना। देखिए बच्चों, राइट साइड में अम्लीय समूह है तो हम जो एकलक इकाई अगले स्टेप में लेंगे वो क्षार वाली होगी। कौन सी होगी, क्षार वाली। तो हम यहां पर प्लस लगा के लिख रहे हैं ये वाली एकलक इकाई। क्लियर है। अब जल बिल्कुल निकलेगा, यहां से OH, यहां से H, सॉरी यहां से OH, यहां से H, ठीक है। H2O निकल गया। अब बाकी सेम जोड़ दीजिए, H2N, CH2 की 6, NH, CO, CH2 की 4, CO, यहां से OH निकल गया, यहां से H निकल गया, तो बिल्कुल ये OH नहीं लिखना, ये H नहीं लिखना, सीधा यहां पर NH, फिर CH2 की 6, फिर NH2। बताइए बच्चों, क्या यहां तक क्लियर है। अब मैं आपको जो पद वृद्धि की बात कर रहा था वो देखिए। यहां पर देखिए बच्चों, सिर्फ एकलक इकाइयां थी, यहां पर थोड़ा सा पद बढ़ गया, यहां पर और पद बढ़ गया, स्टेप बढ़ता जा रहा है, वृद्धि होती जा रही है, इसलिए इसे पद वृद्धि बहुलकीकरण कहते हैं। अब देखिए राइट साइड में कौन सी है, क्षारीय समूह है, तो एकलक इकाई कौन सी लोगे, अम्लीय समूह वाली। तो यहां पर ये वाली एकलक इकाई आ जाएगी। क्लियर है। देखिए यहां से क्या निकलेगा, H, यहां से क्या निकलेगा, OH, माइनस क्या हो गया है, H2O। जो निकल गया है उसे वैसा का वैसा लिख दें, H2N, CH2 की 6, NH, CO, CH2 की 4, CO, NH, CH2 की 6, NH क्योंकि H निकल गया है, CO, CH2 की 4, COOH। क्लियर है। देखो बच्चों, क्या यहां तक समझ आया आपको, आ गया है बच्चों। अब देखिए बच्चों, स्टेप कितने मर्जी बढ़ाते रहो, यहां पर COOH है, आगे आप फिर से क्षारीय एकलक इकाई लेंगे, स्टेप बढ़ते जाएंगे। तो स्टेप तो जितने मर्जी बढ़ाते जाओ, कोई उसका अंत नहीं है, क्योंकि नंबर तो कितने भी आ सकते हैं। क्लियर है ना, एकलक इकाई के नंबर तो कितने भी आ सकते हैं। तो अगर हमें अब अभिक्रिया रोकनी है, देखिए आपने एक ये एकलक इकाई जोड़ ली, एक ये जोड़ ली, दोनों अलग अलग जोड़ ली, इतना इनफ है, इतना इनफ है, आगे जोड़ने की जरूरत नहीं है। आगे सीधा हम क्या करेंगे, एंडिंग करेंगे। क्या करेंगे, एंडिंग करेंगे। ये जो लास्ट स्टेप है इसमें से देखिए, दोनों किनारों पर आप देख रहे हैं अलग अलग समूह हैं, एक क्षारीय समूह है और एक अम्लीय समूह है। आपने क्या करना है, क्षारीय समूह से H और अम्लीय समूह से OH निकाल देना है, माइनस H2 कर देंगे बच्चों। अब आप लिखिए NH, CH2 की 6,
NHCO, CH2 की 4 CO। और देखिए यहां से लिखने के बाद आप देखिए वापस से यही चीज रिपीट हो रही है। वापस से देखिए जो ये चीज है इतनी, आगे भी यही चीज बन रही है। देख रहे हैं आप, आगे भी यही चीज बन रही है। तो आपने उसको आगे ना लिखते हुए ब्रैकेट लगाना है और यहां लिख देना है n। क्या लिख देना है? n। इसका मतलब कि कितनी भी आ सकती थी, जो नंबर आ सकता था वो हमने लिख दिया। मान लो 3 बार यही समूह आ जाता, 1 बार 2 बार 3 बार, तो हम यहाँ 3 लिख देते। 4 बार आ जाता तो 4 लिख देते। अब कितनी भी बार आ सकता है तो हमने क्या लिख दिया? n लिख दिया। क्या क्लियर है बच्चों? वापिस देख लीजिए, एकलक इकाइयां कैसे जोड़ी। राइट में जो समूह था उसके विपरीत एकलक इकाई जोड़ी, जल निकालते गए, जोड़ते गए। हमने देखा कि दोनों एकलक इकाइयां जुड़ने के बाद इतना इनफ है, तो हमने दोनों किनारों पर अलग अलग समूह देखकर जल को निकाल दिया और लिखना शुरू किया। तो देखते हैं इतना लिखने के बाद वापिस से रिपीट हो रहा है, तो इस रिपीट से बचने के लिए हमने क्या कर दिया? n लिख दिया कि भाई कितने भी आ सकते हैं। क्लियर है? ये बन गया आपका नायलॉन 6। और लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि ये एक पॉलीएमाइड है। क्यों है? इसके लिए आप लास्ट वीडियो देख सकते हैं। क्लियर है बच्चों? समझ आ गया होगा आपको। नोट कर लेना बच्चों, आप वीडियो को पॉज करके इसको नोट कर लेना, ठीक है? सेकंड, डेक्रोन या टेरिलीन। डेक्रोन या टेरिलीन। गर्मी बहुत है बच्चों। ठीक है, डेक्रोन या टेरिलीन की हमने एकलक इकाइयां क्या पढ़ी थी? लास्ट वीडियो में आपको मैंने बताया था, टेरी से याद रखना है टरथैलिक अम्ल, प्लस लीन से याद रखना है एथिलीन ग्लाइकोल। एथिलीन ग्लाइकोल, इन दोनों को बनाना भी सिखाया था, आप लास्ट वीडियो देख सकते हैं। तो देखिए टरथैलिक अम्ल, मैं फिर से कह रहा हूं क्रिया विधि में आप n लेकर नहीं चलेंगे, अंतिम रिजल्ट में आपको n लिखना है। क्लियर है ना? अंतिम रिजल्ट में आपको n लिखना है। एथिलीन ग्लाइकोल, ठीक है? कुछ भी नहीं करना, बिल्कुल वही फर्स्ट स्टेप में आपको क्या करना है। आपको पता है अम्ल क्या देगा? OH देगा। तो बाकी जो अल्कोहल समूह है वो क्या देगा? H देगा। जल बाहर निकलेगा, बिल्कुल निकलेगा -H2O। फर्स्ट स्टेप तो बहुत सिंपल सा है, सिर्फ जल ही निकालना है, बाकी सेम का सेम लिख दीजिए। यहां से OH निकल गया, इसका बंद खाली, यहां से H निकल गया, इस O का बंद खाली, खाली खाली बंद आपस में जुड़ गया। आगे सेम का सेम। क्लियर है बच्चों? सेकंड स्टेप में क्या करना है? राइट साइड में देखना है कौन सा क्रियात्मक समूह है। OH है ना, तो आपको COOH वाली एकलक इकाई लेनी है। कौन सी एकलक इकाई लेनी है? COOH वाली। पद की वृद्धि करनी है, पद वृद्धि बहुलकीकरण, ठीक है? यहां से निकलेगा OH, यहां से निकलेगा H, बाकी सेम का सेम। देखिए मैं सेम लिख रहा हूं।
यहां पर एक H निकल गया, रह गया O, OH निकल गया, रह गया CO। ठीक है। अब देखिए राइट साइड में कौन सा क्रियात्मक समूह है, COOH। तो एकलक इकाई कौन सी लेनी है, OH वाली। कौन सी लेनी है, OH वाली। जल निकलेगा, एकलक इकाई लेनी है आपने OH वाली, एथिलीन ग्लाइकोल। ठीक है, यहां से निकलेगा OH, यहां से निकलेगा H, बाकी सेम का सेम। यह चीज देखिए मैं सेम लिख रहा हूं। थोड़ी बेंजीन वाला टेढ़ी बन गई है मेरी। ठीक है, यहां से OH निकल गया, यहां से H निकल गया, बाकी सीधा जोड़ना है। देखिए अब दोनों एकलक इकाइयां एक एक बार जोड़ ली, इनफ है। आगे बढ़ाने को आगे बढ़ाते रहो, कोई बात नहीं। ठीक है, पर इतना इनफ है, कोई दिक्कत नहीं है। अब आपने क्या करना है, दोनों साइड अलग अलग समूह है, तो OH इससे निकालना है और H इससे निकालना है, बाकी लिखना है सेम का सेम। तो देखिए CO, फिर बेंजीन वल्य है यहां पर, फिर CO, फिर O, फिर CH2, फिर CH2, फिर O। आगे देखो यही चीज बच्चों सेम आगे आ रही है, आप देख सकते हो, आ रही है ना। तो उसको लिखने की जरूरत नहीं है, सीधा यहां पर ब्रैकेट डालना है और यहां लिख देना है N मतलब जितनी बार भी आ रही है वो इसमें ऐड हो गया है। ठीक है, यहां पर जल माइनस हुआ है। ठीक है बच्चों, क्लियर है। 10 बार रिपीट हो रहा है तो यहां 10 आ जाएगा, 15 बार हो रहा है तो 15 आ जाएगा, पर हमें पता नहीं है ना कितनी बार रिपीट होगा, तो हमने लिख दिया N। क्लियर है, क्लियर है बच्चों। ये संघनन बहुलकीकरण की क्रियाविधि होती है कंप्लीट। ठीक है, लास्ट बात, कल भी मैंने आपको बताया था, ये कौन सा समूह है, सॉरी ज्यादा ऊपर हो गया, ये कौन सा समूह है, एस्टर। बहुलक के लिए वर्ड आता है पॉली, यही समूह इसमें पाया जा रहा है, तो ये है आपका पॉलीएस्टर। पॉलीएमाइड का एग्जांपल नायलॉन 66, पॉलीएस्टर का एग्जांपल डेक्रोन या टेरिलेन। संघनन बहुलकीकरण कंप्लीट, और कल करवाएंगे योगात्मक बहुलकीकरण। धन्यवाद।